Hello students, this is your civics class. In this we will learn about chapter 2, federalism. Earlier we have discussed what is federalism and what are the features of federalism, what makes India a federal country. So in this lecture we will discuss how is federalism practiced. So the constitutional provisions which are necessary for the success of federalism but may not be sufficient. जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस होते हैं वो लॉज जो कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब लिखे जाते हैं, इसलिए और वो ऐसे लॉज होते हैं जिनको हम या इजीली चेंज नहीं किया जा सकता, जैसे हमारे राइट्स हमारी ड्यूटीज़ हैं, कुछ ऐसे फंडामेंटल लॉज होते हैं जिनको इजीली चेंज नहीं कर सकते। तो सिर्फ उसी से फेडरलिज्म सक्सेस हो ये पॉसिबल नहीं है। फेडरलिज्म अगर सक्सेस करनी है तो उसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, हमारे नेचर कैसा है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का, फेडरलिज्म की स्पिरिट कैसी है, इट मीन्स पावर शेयरिंग की स्पिरिट कैसी है, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, डिज़ायर फॉर लिविंग टुगेदर, ये भी बहुत ज़रूरी है ये सब, जिससे कि हम फेडरलिज्म को सक्सेसफुल बना सकें। अगर हम देखें कैसे ही हुआ है फेडरलिज्म, कैसे प्रैक्टिस होता है, तो उसके कुछ ऐसे बड़े तरीके हैं। फर्स्ट है आपका लिंग्विस्टिक स्टेट्स। लिंग्विस्टिक स्टेट्स मीन्स वो स्टेट जिनकी सेम लैंग्वेज हो, वो क्रिएट किए गए। पहले हम देखें कि अगर हम मैप देखें इंडिया का, जब 1947 था तो और 2017-13 के मैप को अगर हम कंपेयर करें तो बहुत सारे चेंजेस आए हैं। बहुत पुराने से स्टेट्स हैं जो ख़त्म हो चुके हैं, नए स्टेट्स क्रिएट किए गए हैं, एरियाज़, बाउंड्रीज, नेम स्टेट्स के बदल गए हैं। 1947 में द बाउंड्रीज ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया वर चेंज इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट्स। 1947 में तो क्या हुआ था कि कुछ पुराने ऐसे स्टेट्स थे इंडिया के जिनकी बाउंड्रीज को चेंज करके नए स्टेट्स बनाए गए हैं। उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा न्यू स्टेट्स क्रिएट हुए हैं। ये किस लिए किए गए थे? जिससे कि जो लोग एक लैंग्वेज बोलते हैं वो एक साथ रह सके, एक एरिया में रह सके। साथ ही ये जो स्टेट्स थे, कुछ स्टेट्स सिर्फ लैंग्वेज के बेसिस पर नहीं बल्कि उनके कल्चर, एथनिसिटी और ज्योग्राफी के बेस पर भी क्रिएट किए गए थे। न्यू स्टेट्स वर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, एथनिसिटी और ज्योग्राफी, जस्ट लाइक नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड। सो जब स्टेट्स की मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स की जो डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा थी, लैंग्वेज के बेस पर जो स्टेट्स के फॉर्मेशन थे उनकी डिमांड थी, लेकिन कुछ लीडर्स को ये डर था इससे क्या होगा कि हमारी जो कंट्री है इंटीग्रेटेड होने के बजाय डिसइंटीग्रेटेड हो जाएगी। सो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ टाइम तक रोका भी इसको, लेकिन जब हुआ एक्चुअली में लिंग्विस्टिक स्टेट्स बने तो उससे हमने ये जाना, ये एक्सपीरियंस हुआ हमारे देश के गवर्नमेंट को कि एक्चुअली उन्होंने और ज़्यादा यूनिफाइड किया है लोगों को, और उससे क्या हुआ एडमिनिस्ट्रेशन भी और आसान हो गया है। नेक्स्ट है लैंग्वेज पॉलिसी। सेकेंड टेस्ट था इंडियन फेडरलिज्म के लिए लैंग्वेज पॉलिसी का। अगर हम जाने अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे यहाँ पर किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज नहीं कहा गया है, किसी भी एक लैंग्वेज को। हिंदी जो कि यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, मदर टंग है यहाँ के करीबन मुश्किल से 40% लोगों की। देयरफॉर कई सारे सेफ गार्ड्स भी लिखे रखे गए हैं जिससे कि अदर लैंग्वेज को भी प्रोटेक्ट किया जा सके, जैसे कि 21 और 22 लैंग्वेजेस को स्केड्यूल्ड लैंग्वेज में रखा गया है। उनको भी ये कहा गया है कि अगर कोई कैंडिडेट, सपोज कोई कैंडिडेट है जो कि कंडक्ट कर रहा है एग्जामिनेशन को, तो वो कोई भी लैंग्वेज को चूज़ कर सकता है। स्टेट्स की भी अपनी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस होती है, जिससे कि जो गवर्नमेंट का वर्क होगा वो ऑफिशियल लैंग्वेज में ही, पर्टिकुलर कंसर्न स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज में ही होगा। जैसे श्रीलंका में प्रॉब्लम्स थी। श्रीलंका में क्या थी कि फोर्सफुली एक पर्टिकुलर लैंग्वेज हर एक पर फोर्सफुली लागू की जा रही थी। ऐसा इंडिया में नहीं हुआ। इंडिया में हिंदी का भी यूज़ हुआ अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। इंग्लिश के यूज़ को 1965 में बंद कर दिया गया था, लेकिन जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स थे उन्होंने डिमांड किया कि नहीं, इंग्लिश का यूज़ होना चाहिए। तमिलनाडु में इसके लिए एक मूवमेंट भी हुआ था, बहुत वायलेंट फॉर्म लिया था उसने। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एग्री किया कि चलो इंग्लिश का यूज़ उन्होंने कंटिन्यू रखा अलॉन्ग विद हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पस। और कई लोगों का मानना ये है कि इंग्लिश को यूज़ करना मतलब अच्छा फेवरेबल सॉल्यूशन रहा है, लेकिन साथ ही हिंदी को प्रमोट भी हमारी गवर्नमेंट ने किया। हिंदी को प्रमोट करने का मतलब ये नहीं था कि इम्पोज किया गया हिंदी को स्टेट्स पर। जो यूज़ करना चाहते हैं हिंदी को वो यूज़ करें, इनको डायरेक्टली या गवर्नमेंट ने कोई ऐसा इम्पोज हिंदी का नहीं किया।
सो नेक्स्ट है सेंट्रल स्टेट रिलेशन। सेंट्रल स्टेट रिलेशन इट मीन्स अगर फेडरलिज्म की स्ट्रेंथ को देखना है तो सेंटर और स्टेट के बीच में कैसा रिलेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फेडरलिज्म ही क्या है, पावर शेयरिंग अमंग द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल और पावर शेयरिंग अमंग 2 और मोर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। सो अब अगर हम बात करें सेंट्रल स्टेट रिलेशन की बात करें स्टार्टिंग के, जब हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया हुआ था उसके स्टार्टिंग की अगर हम बात करें तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसी की अधिकतर स्टेट्स पे उसी की आपकी क्या थी, पावर थी। तो क्या था कि जिन स्टेट्स पे उसकी पावर नहीं थी तो वहाँ पर उनको डोमिनेट करने की कोशिश करते थे। जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो स्टेट गवर्नमेंट को डोमिनेट करने की कोशिश करती थी। साथ ही मतलब कई बार तो वो कॉन्स्टिट्यूशन का भी मिसयूज़ करती थी कि स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर देती थी, जिससे कि वो अपने राइवल पार्टी को जो स्टेट गवर्नमेंट उनकी राइवल पार्टीज के अंदर होती थी तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको डिसमिस कर देती थी, जो कि फेडरलिज्म की स्पिरिट के खिलाफ था। लेकिन जब 1990 के बाद चेंजेस आए, क्या चेंजेस आए कि कोलिशन गवर्नमेंट बननी स्टार्ट हुई, तो उसके बाद ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर थी वो लिमिट हो गई। अब कोई ऐसी वो नहीं थी कि वो स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर सके। इट मीन्स स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी पावर को क्या किया, कोलिशन गवर्नमेंट बना करके अपने पावर को इंक्रीज किया। सो इट वाज सपोर्टेड बाय मेजर जजमेंट, और साथ ही इसको कोलिशन गवर्नमेंट को सपोर्ट मिला किसका, सुप्रीम कोर्ट का भी सपोर्ट मिला, जिससे कि दैट मेड डिफिकल्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस नहीं कर सकती है इन आर्बिट्रेरी मैनर। दस फेडरल पावर शेयरिंग इज मोर इफेक्टिव टुडे। आज ज़्यादा इफेक्टिव है पावर शेयरिंग एज अगर हम कंपेयर करें पहले के टाइम से जब स्टार्टिंग हुई थी पावर शेयरिंग की। इन दिस सेक्शन लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, इन दिस सेक्शन वी केम टू नो दैट हाउ मेनी लैंग्वेज डू वी हैव इन इंडिया। अगर हम सेंसस 2001 की अगर हम बात करें तो करीबन 1500 डिस्टिंक्ट लैंग्वेज यहाँ पर रिकॉर्ड की गई हैं, जो कि मदर टंग रही हैं कई सारे एरियाज़ की। लेकिन हर एक लैंग्वेज को तो हम उसमें नहीं करेंगे, तो कुछ लैंग्वेज को करीबन 22 लैंग्वेज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8 शेड्यूल में रिकॉर्ड किया गया है, जिनको बोला है स्केड्यूल लैंग्वेज। और जो अदर नॉन स्केड्यूल लैंग्वेज हैं इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, इंडिया जो है सबसे डाइवर्स कंट्री है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी तरीके की भाषाएं बोली जाती हैं। अगर हम कंपेयर करें हिंदी जो मदर टंग है सिर्फ 41% लोगों की, अगर हम उसमें और भी जानें और नंबर भी ऐड कर दें जो हिंदी को जिनकी हिंदी सेकंड या थर्ड लैंग्वेज है, तो भी 50% से कम लोग ऐसे हैं जो हिंदी बोलते हैं। और अगर हम बात करें इंग्लिश की, ओनली 0.02% लोग ऐसे हैं इंडिया में जिनकी मदर टंग इंग्लिश है। और अगर हम टोटल बात करें कि अगर किसी की सेकंड या थर्ड लैंग्वेज है इंग्लिश, तो करीबन 11% लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश बोलते हैं। सो हेयर ऑल द लैंग्वेज scheduled language of India were written and their proportion of speakers. So next topic is decentralization in India. So अब हमने पहले पढ़ा है फेडरल गवर्नमेंट के 2 और मोर टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। अभी तक हमने सिर्फ 2 टायर्स के बारे में पढ़ा है, यूनियन और स्टेट। लेकिन जैसे इंडिया है एक बहुत बड़ी कंट्री है, इसमें सिर्फ 2 टायर्स के गवर्नमेंट पूरे देश को नहीं चला सकती। स्टेट्स इंडिया के इतने बड़े हैं जितने कि यूरोप की इंडिपेंडेंट कंट्रीज। अगर हम टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन के बारे मतलब अकॉर्डिंग देखें तो उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है जितना कि रशिया से बहुत बड़ा है। महाराष्ट्र इतना बड़ा है जितना कि जर्मनी। मैनी ऑफ द स्टेट्स, और कई सारे स्टेट्स तो ऐसे हैं जो इंटरनली बड़े डाइवर्स हैं। सो इनमें पावर शेयरिंग होने की जो नीड है इन स्टेट्स में बहुत टिपिकल है। सो फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड्स अनदर टायर ऑफ द गवर्नमेंट। अब हमें एक और टायर की ज़रूरत है बिलो दैट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के नीचे होगी, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के उसमें होगी। इसको बोला है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम द सेंटर एंड स्टेट एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट। जब पावर सेंटर या स्टेट से लेकर के लोकल गवर्नमेंट को दी जाती है उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। ये जो स्टेप हुआ था हमारे यहाँ पर 1992 में ये स्टेप लिया गया था जिसमें डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया गया था पावर्स का। इट मीन्स कि थर्ड टायर को जोड़ दिया गया था। पावर किससे ली गई थी, सेंट्रल स्टेट, और किसको दी गई थी, लोकल गवर्नमेंट को। ये जो बेसिक आइडिया है डिसेंट्रलाइजेशन के पीछे का, ये इसीलिए है क्योंकि नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स और इश्यूज इतने ज़्यादा हैं
कंट्री के स्टेट के भी बहुत छोटे छोटे पार्ट में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती है जो स्टेट की रीच में नहीं होती। तो एक लोकल एरिया की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको लोकल लोग ही जानते हैं, लोकल पीपल ही जानते हैं। तो उनको सॉर्ट आउट करने का इससे बेस्ट तरीका नहीं था कि उन्हीं लोकल एरियाज़ में क्या किया गया, लोकल गवर्नमेंट का निर्माण किया गया। पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ द प्रॉब्लम इन देयर लोकेलिटीज़, क्योंकि हम जानते हैं हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ना किसी स्टेट को पता है, स्टेट गवर्नमेंट को पता है, ना किसी सेंट्रल गवर्नमेंट को। यहाँ के जो आसपास के लोग हैं वो हमारी प्रॉब्लम्स को जानते हैं। तो सॉल्यूशन जो हो सकता है प्रॉब्लम का वो इन्हीं लोगों के द्वारा हो सकता है। सो दैट्स वाई डिसेंट्रलाइजेशन किया गया। साथ ही कि जो डेवलपमेंट हो या जो इम्प्रूवमेंट हो कंट्री का वो सिर्फ बाहर से ना हो, मतलब आउटसाइड या फिर एक्सटर्नल डेवलपमेंट ना हो, इंटरनली और रूट तक का डेवलपमेंट हो, रूट तक का मॉडिफिकेशन हो, मॉडर्नाइजेशन हो, ये सब रूट तक हो, जड़ तक हो, मतलब छोटे से छोटे लेवल तक हो। इसलिए यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन किया गया। तो लोकल गवर्नमेंट ये सबसे बेस्ट वे था ये रियलाइज़ करने का कि प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट वो है आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। द नीड फॉर द डिसेंट्रलाइजेशन वॉज रिकॉग्नाइज्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन सिंस दैन there have been several attempts to decentralize power to the level of the villages and towns। पंचायत हैं, म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, पंचायत विलेज में और म्यूनिसिपैलिटीज़ अर्बन एरियाज़ में सेटअप की गई हर एक स्टेट में, बट दीज वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। इलेक्शंस टू दीज लोकल गवर्नमेंट वर नॉट हेल्ड रेगुलरली। लोकल गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एनी पावर्स और रिसोर्सेज ऑफ देयर ओन, thus there were very little decentralization in effective terms। था डिसेंट्रलाइजेशन किया लेकिन उनकी पावर्स को लिमिट किया, मतलब पावर्स उनके पास ज़्यादा नहीं थी, वो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में काम करते थे, रेगुलरली इलेक्शंस भी नहीं होते थे ना उनके पास, तो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था, बहुत कम इफेक्टिव था। तो 1992 में डिसेंट्रलाइजेशन में एक बहुत मेजर स्टेप लिए गए। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू मेक द थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट वॉज मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव। 1992 में जो स्टेप्स लिए गए डिसेंट्रलाइजेशन में वो ये लिए गए कि जिससे कि जो थर्ड टायर है गवर्नमेंट का वो पहले से ज़्यादा पावरफुल और इफेक्टिव हो सके। अब क्या है कि रेगुलर इलेक्शंस हो सकते हैं लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ के, सीट्स जो है रिजर्व्ड है इन द इलेक्टेड बॉडीज़ एंड एग्जीक्यूटिव हेड्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन फॉर द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। इन लोगों के लिए सीट भी रिजर्व है। एटलीस्ट 1/3 सीट्स जो हैं वो वुमेन के लिए रिजर्व हैं। इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड स्टेट इलेक्शन कमीशन ये आपका बना, इसके पास इसको क्रिएट किया गया हर एक स्टेट में जिससे कि पंचायत और म्यूनिसिपल इलेक्शंस हो सके। स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट गवर्नमेंट उनको भी ज़रूरत थी कि वो भी अपनी कुछ पावर्स किसके साथ और रिवेन्यू किसके साथ शेयर करे, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ के साथ शेयर करे। ये क्या हुआ, द नेचर ऑफ शेयरिंग वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, और इनका जो नेचर था शेयरिंग का वो अलग अलग स्टेट का अलग अलग मतलब वेरीज हुआ। रूरल लोकल गवर्नमेंट इज़ पॉपुलरली नोन by the name पंचायती राज। each village और group of villages in some state has ग्राम पंचायत। हर एक विलेज में या फिर ग्रुप ऑफ विलेज में स्टेट्स के कुछ मतलब ऐसा है कि वहाँ पर ग्राम पंचायत होती है। दिस इज़ अ काउंसलिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर। वहाँ पर कुछ ये क्या होती है, ग्राम पंचायत कुछ वार्ड मेंबर से मिलकर बनी होती है जिसमें कि एक पंच होता है, एक प्रेसिडेंट और एक सरपंच। ये जो है दीज आर ऑलरेडी डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द एडल्ट पॉपुलेशन इन द लिविंग इन दैट वार्ड और विलेज। उस विलेज में या वार्ड में जितने भी एडल्ट्स रहते हैं वो इलेक्शन मतलब वो वोट दे करके उनको चुनते हैं। इट इज़ द डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द एंटायर विलेज। पूरे विलेज के लिए एक तरीके से डिसीजन मेकिंग होती है पंचायत। द पंचायत वर्क अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द ग्राम सभा। ये जो पंचायत है किसके अंडर में वर्क करती है, ग्राम सभा के सुपरविजन में करती है ग्राम सभा। ऑल द वोटर्स इन द विलेज आर इट्स मेंबर। जितने भी वोटर्स होते हैं विलेज के वो उसके मेंबर्स होते हैं। इट हैज़ टू मीट एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन अ ईयर। करीबन कम से कम 2 या 3 बार उसकी मीटिंग होती है साल में, जिससे कि वो एनुअल बजट को अप्रूव करती है ऑफ द ग्राम पंचायत एंड टू रिव्यू। साथ ही पंचायत ग्राम पंचायत की परफॉर्मेंस क्या है उसको देख सके। लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर गोज राइट टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल। अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें, अ फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म व्हाट इज़ यूजुअली कॉल्ड अ पंचायत समिति और ब्लॉक और मंडल। कुछ ग्राम पंचायत को जोड़ करके क्या बनाया जाता है, पंचायत समिति या फिर ब्लॉक या फिर मंडल बनाया जाता है। इसके जो मेंबर्स होते हैं वो सारे पंचायत मेंबर्स के ही इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। ऑल द पंचायत समितिज और मंडल्स इन अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर
कॉन्स्टिट्यूट, और इन सबको जितनी भी पंचायत समिति और मंडल्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट में, उन सबको मिला करके क्या बनाई जाती है, जिला परिषद बनाई जाती है। डिस्ट्रिक्ट पे कौन होती है, जिला परिषद। मोस्ट मेंबर ऑफ द जिला परिषद आर इलेक्टेड, अधिकतर मेंबर्स जो होते हैं वो इलेक्टेड किए जाते हैं। मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड MLAs ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट एंड सम अदर ऑफिशियल्स और अदर डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज आर ऑल्सो इट्स मेंबर। इसमें जो मेंबर्स होते हैं लोकसभा के मेंबर्स या MLAs या फिर कुछ अदर ऑफिशियल्स, वो इसके मेंबर्स होते हैं। जिला परिषद चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द जिला परिषद। जिला परिषद चेयरपर्सन जो होता है उसका हेड होता है जिला परिषद का। सिमिलरली लोकल गवर्नमेंट बॉडीज एग्जिस्ट फॉर अर्बन एरियाज एज वेल। इसी तरीके से लोकल बॉडीज जो है अर्बन एरियाज के लिए भी होती है। म्यूनिसिपैलिटीज जो है वो टाउन्स में सेटअप की जाती हैं, जैसे बिग सिटीज, दीज आर कंस्टिट्यूटेड इनटू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। और जो बिग सिटीज होती हैं उसमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती है। जैसे म्यूनिसिपैलिटीज मतलब टाउन्स के लिए, और बड़े बड़े शहरों के लिए, बड़ी बिग सिटीज के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। बोथ म्यूनिसिपैलिटीज एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आर कंट्रोल्ड बाय इलेक्टेड बॉडीज ऑफ कंसिस्टेड ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। म्यूनिसिपल चेयरपर्सन जो होता है वो म्यूनिसिपैलिटी का हेड होता है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो ऑफिसर होता है उसको मेयर कहते हैं। एंड द न्यू सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इन डेमोक्रेसी। सबसे बड़ा ये जो न्यू मतलब सिस्टम है लोकल गवर्नमेंट का, सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट है डेमोक्रेसी में। कंडक्टेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ऐसा इतना बड़ा मतलब एक्सपेरिमेंट और कहीं नहीं हुआ। देयर आर नाउ about 36 lakh elected representative in the panchayats and municipalities etc. करीबन 36 lakh elected representatives. It means इतने सारे मतलब लोग हैं जो इलेक्ट किए गए हैं लोगों के द्वारा एज अ पंचायत्स और म्यूनिसिपैलिटीज ऑल ओवर द कंट्री. द नंबर इज बिगर देन द पॉपुलेशन ऑफ मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड. सो दिस कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर द लोकल गवर्नमेंट, इस पर बहुत ज़्यादा मदद की है, जिससे कि डेमोक्रेसी को हमने और डीपन किया है और गहरा किया है. और साथ ही वुमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है डेमोक्रेसी में वो भी बढ़ा है. एट द सेम टाइम कई सारी डिफ़िकल्टीज भी आई हैं. इलेक्शंस जो रेगुलरली हेल्ड हुए हैं एंथुसियास्टिकली, ग्राम सभाज आर नॉट हेल्ड रेगुलरली. ग्राम सभा के इलेक्शंस कई बार रेगुलरली नहीं हेल्ड होते हैं. मोस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट हैव नॉट ट्रांसफर्ड सिग्निफिकेंट पावर टू द लोकल गवर्नमेंट. डिफ़िकल्टीज़ ये भी रही है कि कई सारे स्टेट गवर्नमेंट जो है अपनी जो इम्पोर्टेंट पावर है वो लोकल गवर्नमेंट को नहीं दे पाई हैं. नोर हैव गिवन द एडिक्वेट रिसोर्सेज. कई बार तो स्टेट गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट को एडिक्वेट रिसोर्सेज भी नहीं देती है. बट वी आर स्टिल अ लॉन्ग वे फ्रॉम रियलाइजिंग आइडियल ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट. बट एक तरीके से जो सेल्फ गवर्नमेंट का जो आइडियल है अभी भी हम ढूंढ रहे हैं, हमें मिल ही जाएगा एक तरीके से. सेल्फ गवर्नमेंट जो होती है अभी हम रियलाइज़ करेंगे इसका आइडियल क्या है कि सेल्फ गवर्नमेंट हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है. सो लोकल गवर्नमेंट इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर 3 टायर गवर्नमेंट, बिकॉज लोकल गवर्नमेंट एक ऐसा है जिससे कि जो इंटीरियर डेवलपमेंट है सोसाइटी का, कंट्री का, वो होता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर.